गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 1 स्टूडेंट्स। आपके लिए आज ये क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा क्लास है। और क्लासिकल कंडीशनिंग के पहले क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भेजा था। आई थिंक कि आपने पढ़ा होगा उसको, और उससे जो भी प्रॉब्लम अगर उसमें नहीं सॉल्व हो रही है उसका एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिख करके आप भेज दीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को उसको सॉल्व करने की आप लोगों के लिए उसको सॉल्व कर दूँ वर्चुअल क्लास दे करके। वर्चुअल क्लास में लड़कियां आती नहीं हैं, इसलिए मैंने ये मेथड अपनाया है एंड आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। हो गई बात। अब हम लोग आते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पैवलव ने 1904 या 1902 में इसको प्रोपाउंड किया। 1904 में उसी के लिए उनको ये मिला, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और ये सिद्धांत मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट्स अ रिकैप, कि ये सिद्धांत कुछ आधारित है कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम के अध्ययन के क्रम में पैवलव ने एक अनोखी बात देखी जो मनोविज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, एक प्लेटफॉर्म पर डॉग को उन्होंने दूसरी सारी क्रियाओं को रोक के एक तरह से बांध के रखा। उसके जॉज में जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक छेद किया गया और यहाँ से एक नली डाल के उसको एक बोतल में गिराया गया और उन्होंने एक व्यवस्था की बेल बजाने की, फिर खाना देने की, और एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है खाना पर वो ये कि उसमें खाने पर किसी भी व्यक्ति के मुंह के अंदर एक नेचुरल प्राकृतिक व्यवहार है कि लार बनता है। और जो लार बनती थी खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में, वो उस पाइप जो जॉज में छेद करने के बाद ले गई थी, बॉटल में ले जाई गई थी, उसमें जमा होती थी। प्रथम कई ट्रायल्स में ये चीज़ देखी गई कि ये प्रक्रिया दोहराई गई कि पहले बेल, फिर फूड, और उसके बाद कुत्ता लार टपकाता था। लेकिन यही व्यवस्था जब बार बार दोहराई गई तो क्रम बिल्कुल बदल गया। क्रम बिल्कुल बदल गया। पहले बेल, फिर लार का टपकना, और उसके बाद फूड का प्रेजेंट होना। मैं आपको भी इस पुस्तक में दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह की व्यवस्था पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। ये तस्वीर जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है उसको आप देखिए। मैं अपने पुस्तक से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बोर्ड का यूज़ करना अभी संभव नहीं है मेरे लिए। इसको मैं बाद में जब सारा वीडियो अपलोड कर दूँगी, यू कैन सी एक प्लेटफॉर्म पर कुत्ते को बांधा गया है और उसके जॉज में एक नली लगाई गई है। कुत्ता कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, और जहाँ से स्लाइवा कलेक्ट होकर के यहाँ जॉज से, उसके जबड़े से निकलकर, ग्लैंड से निकलकर यहाँ इस बोतल में आके जमा हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ एक चीज़ मैं और दिखाना चाहती हूँ
मैंने पहले आपसे कहा कि बेल एंड देन फूड और तब स्लाइवा। फूड पर सैलिवेशन का होना यानी लार का टपकना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो कंडीशनड स्टिमुलस को यानी फूड को फूड पर अननेचुरल स्टिमुलस से जोड़ देना और वहीं कंडीशनड रिस्पॉन्स ले लेना, नेचुरल रिस्पॉन्स ले लेना, यही कंडीशनिंग की प्रविधि है। फिर से इसको समझिए कि बेल का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम एक निश्चित व्यवस्था जिसको कंडीशनिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ये हम तैयार कर दें तो हम प्राप्त कर सकते हैं अननेचुरल स्टिमुलस पर एक व्यवस्था के तहत नेचुरल रिस्पॉन्स। जैसे बेल एक नेचुरल स्टिमुलस है फूड के लिए, इसको प्रेजेंट किया, फिर फूड दिया और तब कुत्ते ने लार टपकाई। एक व्यवस्था द्वारा लार को एक बॉटल में जमा किया गया। दैट्स ऑल। जब कुछ ट्रायल्स इसके या कुछ यत्न इसके दोहराए गए, बार बार दोहराए गए, तो उस स्थिति में हुआ ये कि जब बेल आफ्टर कंडीशनिंग यानी अनुकूलित होने के बाद, बिफोर कंडीशनिंग आप देखें यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये बेल है, ये फूड है और ये रिस्पॉन्स सैलिवेशन। ये मिरर की तरह नहीं काम कर रहा है, इसलिए आपको सही नहीं दिखेगा। तो मैं इसको बोर्ड पर बना के भी बाद में आपको दिखाऊंगी या किसी वर्चुअल क्लास में आपको एक पावर प्रेजेंटेशन से आपको मैं ये चीज़ दिखलाऊंगी। तो बेल फूड सैलिवेशन ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड व्यवस्था है और इस व्यवस्था को जब बार बार दोहराया गया तो आफ्टर कंडीशनिंग जब पैदा हो गई तो बेल सैलिवेशन एंड देन फूड, बेल फूड स्लाइवा, बेल फूड स्लाइवा, बेल फूड स्लाइवा, but after some trials बेल सैलिवेशन या स्लाइवा एंड देन फूड। यही चीज़ कंडीशनिंग कहलाती है। मैं आपसे एक बात और कह दूँ कि पैवलव ने दावा किया कि जीवन की अधिकांश क्रियाएं हम इसी तरह करते हैं, जैसे गर्मी हो, ठंड हो, मौसम दिसंबर का आया, ठंडा हो नहीं हो, हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। ये एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। आसमान में बहुत ज़्यादा कड़क धूप है या बादल के टुकड़े हैं तो हम छाता ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बेल की बात कर रहे हैं, तो बेल एक ऐसा स्टिमुलस है जो कई कंडीशंस ऑफ लाइफ में, सिचुएशंस ऑफ लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में घंटी बजती है क्लास को इंडिकेट करने के लिए। आप बताइए क्या पढ़ाई का घंटी से कोई भी रिश्ता है? नहीं। लेकिन बचपन से जिसने भी स्कूल ज्वाइन किया है, आप उससे पूछिए कि जब भी एक ख़ास किस्म की एक बेल यानी पहली घंटी, टन 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 यानी टिफ़िन की घंटी, और फिर टन 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 यानी आप गो बैक टू योर क्लासरूम, ये घंटी। अगर ये स्कूल का मामला है, फिर 5th and 6th and 7th ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी आपको एक पर्टिकुलर कंटिन्यूस बेल पर आपको ग्राउंड में बुलाया गया, प्रार्थना हुई और फिर एक बेल मारी गई तो आप सभी अपने अपने क्लासेस में चले गए, यानी पहली घंटी शुरू हो गई। दैट इज़
no relation in between education and bell, but we follow the bell. वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल बजाई जाती है। अगर कॉलेज में यही 9:50 में क्लासेस शुरू होते हैं तो वहाँ भी बेल बजाई जाती है, पहली घंटी शुरू हो जाती है, फिर 10:40 में बजती है घंटी। और अगर इसी बीच किसी तरह की कोई बहुत कंटिन्यूअस बेल डाला जाता है, इट मीन्स देयर इज समथिंग अलार्मिंग, इट मीन्स कोई बैड न्यूज़ आई है और आपको प्रिंसिपल चैम्बर या ग्राउंड में बुलाया जा रहा है जहां कॉन्डोलेंस एंड एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। That's all. We are conditioned with bell, various types of bell के साथ। जेल का घंटा अलग होता है, उसकी भी हमको पहचान है। शहर में सरैयागंज में एक बेल लगा हुआ है जो अब बहुत काम नहीं करता है, लेकिन वो सारे शहर को समय बताता था किसी समय में। हमारे घर से नज़दीक जेल है और जेल का घंटा बजता है, रात के सन्नाटे में सुनाई देता है। मंदिर का घंटा अलग है, आरती के बुलाए जाने का घंटा अलग है। एंड वी ऑल आर कंडीशन्ड विद दीज टाइप्स ऑफ बेल। गिरजाघर का घंटा अलग है। सो हम पावलोव के इस दावे को मानते हैं कि हमारी अधिकांश चीज़ें, इसको वॉटसन ने अपने जो 1903 में साइकोलॉजी की तरफ आए, जब तक 1902 में ये थ्योरी प्रोपाउंड हो चुकी थी, फाउंडेड बाय पावलोव, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, और 1904 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और इस बीच की घटना में 1903 में वॉटसन साइकोलॉजी की तरफ आ चुके थे और उन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी को बिहेवियरिज्म के लिए, व्यवहारवाद जो एक स्कूल खड़ा हुआ बाद में उल्ट के विरोध में, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को बहुत ही सम्मानपूर्ण स्थान दिया। और बाद में यही कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक बहुत बड़े लर्निंग साइकोलॉजिस्ट्स के लिए बेस बना, जिसमें स्किनर, हल, टॉलमैन, गथरी, ये सभी आते हैं। स्किनर ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया और क्लासिकल कंडीशनिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को उन्होंने दिखाया। आपके सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग पार्ट 1 स्टूडेंट्स के डिफरेंस की बात भी हम करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, साइन थ्योरी, देयर आर सो मेनी कॉग्निटिव थ्योरीज इसी क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड। सो द थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। बहुत सारी थेरेपीज भी इसी कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी, दैट इज अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट थेरेपीज। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि बार बार अब इसमें कुछ रूल्स भी लागू हुए जो अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप, मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें, एग्ज़ाम्स जब होना होगा। दैट्स ऑल, बाय।